नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा वली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रयागराज के सलारपुर में वक्फ बोर्ड की 71 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा, अशरफ के परिजनों पर मुकदमा, जांच जारी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बरेली के बहेड़ी विधानसभा के अलग अलग गांव में आयोजित जनसंवाद में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अयोध्या राम मंदिर में मूर्तियों की स्थापना 30 अप्रैल से जून में होगा। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2025 तक होगा परकोटा निर्माण को। मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में। जल्द ही एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दौड़ेगी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। और लखनऊ पीजीआई में एसटीएफ से मुठभेड़ में विकासनगर लूटकांड का मुख्य आरोपी वैभव सिंह घायल अवस्था में गिरफ्तार। पहले ही 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। संसद में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद प्रयागराज के सलारपुर क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की लगभग 71 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति पर माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले और अन्य रिश्तेदारों द्वारा कब्जा किया गया था। मुतवल्ली अहमद हसन ने बताया कि यह सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जिसे फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का भी प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अशरफ की पत्नी, भाई और अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित संपत्तियों की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। और मैं वक्फ नंबर 66, 67, 68 का मुतवल्ली हूँ। जो 66, 67, 68 में जो ज़मीनें पूर्व मुतवल्ली द्वारा बेची गई है, उसमें उनके सहयोगी रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आप सब लोगों को पता है, एक दुर्दांत माफिया हुआ करते थे। उनके और उनके नातेदार, रिश्तेदार सब ने मिल करके लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेची है। आज जब मेरी 5/2/2024 को नियुक्ति हुई, तो एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिला अधिकारी सदर प्रयागराज और अन्य कई सारे लोग उस कमीशन में शामिल हुए। उसके बाद रिकवरी के आदेश दिए गए। रिकवरी में ये पता चला कि लगभग 7 बीघा ज़मीन इन लोगों ने बेच दी है और इलीगल कुछ ज़मीनों के इलीगल पट्टे कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने करीबन 1.5 बीघा ज़मीन रिकवर करवाई। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बरेली की बहेड़ी विधानसभा के अलग अलग गांव में आयोजित जनसंवाद में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उसका त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जनसंवाद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक उनकी लोकसभा को वो एक मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों से मिलकर जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सके। हमारी लोकसभा के अंतर्गत बहेड़ी विधानसभा में जनसंवाद करने का अवसर मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में डबल इंजन चल रहा है। उसी के तहत लगातार जो योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, सीधा संवाद करके जनता की जो आभार प्रकट कर रही है। और भी प्रयास किया जा रहा है कि इस पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा को मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ सड़कों की स्वीकृति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 95 सड़कें यहाँ गन्ना विभाग की जो थी, वो पीडब्ल्यूडी मरम्मत कराएगा। ये बहेड़ी जो है उसको एक सड़कों का जाल बिछा के इसको यहाँ उद्योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि नौकरियों की संभावनाएं हों, युवाओं को रोजगार मिले, आमदनी के जरिए बढ़ें। यही
बदायूं में एमएलसी वागिश पाठक की माताजी के निधन पर शोक जताने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक व्यापक विचार विमर्श और ऐतिहासिक चर्चा के बाद पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना जन संवाद के कोई निर्णय नहीं लेती। ये विधेयक किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भ्रांतियां दूर कर भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि ये सभी को समान अधिकार देने वाला कानून है, जो देश में सकारात्मक परिवर्तन और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। ये जहाँ तक वक्फ संशोधन विधेयक जो अभी 2025 लागू किया गया है, तो हम भी थे वहाँ संसद के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में व्यापक चर्चा, जो कभी इतिहास में इतनी लंबी चर्चा शायद ही हमारे आज़ादी के बाद कोई विधेयक होंगे जिसमें इतनी चर्चा हुई हो, विचार विमर्श हुआ हो। आप ये भी जानते हैं कि जो स्थायी समिति थी उसमें भी घंटों और पता नहीं पूरे देश भर में भ्रमण करके सबसे विचार विमर्श करने के बाद, तो ये मोदी सरकार जो है ये कोई ऐसे विधेयक पारित नहीं करती है, सबसे राय मशवरा लेके व्यापक चर्चा एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में दोनों सदनों में रात के 3 बजे तक बहस चली है, उसके बाद सबका मत पड़ा है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। जनपद फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के अखीरी गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सज्जन सिंह और पीयूष सिंह की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। वहीं आरोपी ज्ञान सिंह के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। डीएम रविंद्र सिंह और एसपी के प्रयासों के बाद आश्वासन मिलने पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मृतक परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षा, आर्थिक सहायता और रोजगार की मांग की है। प्रशासन ने सभी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मृतक के परिवारजनों की मुख्य मांग ये थी कि एक तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो, उनको कठोरतम सजा मिले और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। तो उनके सभी मांगों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही उनको प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट देते हुए हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कोर्ट से आदेश हुआ था कि जो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, उसका बेदखली का आदेश हुआ था। उस आदेश का आज अनुपालन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महाआयोजन में शामिल होकर नमोकार महामंत्र का जाप करने से जैन तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। ललितपुर जनपद के सभी जैन मंदिरों में प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ नमोकार महामंत्र के जाप के आयोजन किए गए। जैन पंचायत समिति सहित धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि आज समूचे विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा सामूहिक रूप से नमोकार महामंत्र का जाप करने से शांति का संदेश देने का बड़ा काम हुआ है। जी ने जहां नवकार मंत्र का संदेश देके समूचे विश्व के लिए ध्यान आकर्षित किया है, जिस तरह से व्यक्ति एक दूसरे पर हिंसा पर उतारू है, इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि इस मंत्र का जाप करने से हम केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र और समूचे विश्व का जो है कल्याण कर सकते हैं। पूरे देश से कहना चाहूँगा कि नमोकार महामंत्र में जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। इस मंत्र की महिमा जो उन्होंने बताई है और जिस प्रकार उन्होंने इस मंत्र को सदैव आत्मसात किया है और जैन धर्म के साथ हमेशा वो अपने जुड़े रहे हैं, उससे आज पूरे देश में
अति उत्साह और मोदी जी के प्रति एक अटूट श्रद्धा उन पर हुई है। पूरे विश्व में जीतो संस्था के आह्वान पर सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक पूरे विश्व में एक साथ उसका उच्चारण दिव्य ध्वनि के साथ किया गया। ललितपुर में भी 10 मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर करीब 4-5 हजार आदमियों द्वारा, महिलाओं द्वारा इसका उच्चारण किया गया। पूरे विश्व में अहिंसा के लिए भगवान महावीर की महावीर जयंती के पूर्व संध्या पर माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है और उनसे पूरी समाज और सनातन धर्म द्वारा सभी के द्वारा मांग की गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर परिसर में मूर्तियों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 15 अप्रैल से जयपुर से सफेद मकराना मार्बल की मूर्तियों को अयोध्या लाया जाएगा। प्रथम तल पर राम दरबार सहित सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी के मंदिर स्थापित होंगे। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी, जबकि सप्त मंडप में वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी व अहिल्या की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर राम दरबार को उसके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। जून में ट्रस्टियों की उपस्थिति में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा होगी। 4 प्रमुख द्वार देश की आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। परकोटा का कार्य 2025 तक पूर्ण होगा। अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूँ। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है, तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूँ। बहुत अच्छे मजबूत हैं, सुंदर बने हैं, उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और परिस्थिति अनुसार ध्वज दंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा हो। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को उद्योग के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की दिशा में ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। ITI अलीगंज, लखनऊ और टाटा मोटर्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। संस्थान के प्राचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि ये समझौता युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें औद्योगिक माहौल का व्यावहारिक अनुभव भी देगा। प्रशिक्षण के दौरान 8,500 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 13 व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रम अवधि के अनुसार 3 से 12 माह तक औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा। MOU के तहत टाटा मोटर्स द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कैंपस ड्राइव में अप्रेंटिसशिप व अस्थायी पदों के 1000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो है एक DST योजना लागू की गई है जिसका नाम है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 1 वर्ष के ट्रेड होते हैं वो उनको इंडस्ट्री में मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने के लिए भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर वो प्रैक्टिकल का नॉलेज ले लें और 6 महीने ITI में पढ़ें। क्योंकि आजकल बच्चों को क्या है कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होता है तब तक इंडस्ट्री उनको नौकरी देने से कतराती है। ये हम लोग यहाँ DST ट्रेड चलती है, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये होता है कि जैसे हम अपने यहाँ थ्योरी और भी प्रैक्टिकल का पार्ट कराए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इंडस्ट्री में ही मिलती है। यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें हैं और सारी चीज़ें सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं बच्चे हमारे। तो अभी तक जो पढ़ाई होती थी DST की वो किसी कंपनी से जिनसे होती थी, कोई बच्चों को कोई स्टाइपेंड नहीं देते थे। लेकिन टाटा के लोगों ने अभी जो है हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पहले 8500 रुपये, हम 10,100 रुपये पे माने थे, तो वो एग्री हो गए। ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ पैसे दे रही कंपनी ITI के बच्चों को, और वो भी बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, 10,100 रुपये। स्टूडेंट लाइफ में बहुत वैल्यू होती है इतने बड़े पैसे की।
मेरठ में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर स्थित शताब्दी नगर स्टेशन का निर्माण और फिनिशिंग कार्य अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्द यहां से एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत और मेरठ मेट्रो ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। फिलहाल नमो भारत ट्रेन न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर के खंड पर संचालित हो रही है। शताब्दी नगर स्टेशन 215 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। स्टेशन पर 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट और पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है। ट्रैक और ओएचई कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शताब्दी नगर मेरठ मेट्रो का चौथा स्टेशन होगा। एनसीआरटीसी इस खंड पर ट्रायल रन कर रही है। स्टेशन शुरू होते ही नमो भारत मेरठ शहर के और करीब पहुंच जाएगी। तो नमो भारत के ऑपरेशंस आप जानते हैं, जैसा कि अभी दिल्ली में न्यू अशोक नगर स्टेशन से लेके मेरठ साउथ तक चल रहे हैं। 55 किलोमीटर सेक्शन में ऑपरेशनल है। इसके बाद मेरठ के अंदर आने के लिए 23 किलोमीटर का सेक्शन बचता है, जिस पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे स्टेज में है। ऑलरेडी वायडक्ट पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रेन ट्रायल्स भी बहुत एडवांस स्टेजेस पे हैं। इसके अलावा स्टेशन की प्रोग्रेस आप देखें तो एंट्री एग्जिट पार्किंग ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टेज पे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेज है कि ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए जाएगा और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बाद ये लोगों को ऑपरेशनल के लिए स्टार्ट होगा। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना। कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। समाचारों का रुख करते हैं। एडवोकेट फोरम की ओर से प्रयागराज के स्टैनले रोड स्थित इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में सर्वसम्मति से एक साथ चुनाव कराने की जरूरत पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है, लेकिन इसके लिए व्यापक संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने बार बार चुनाव से संसाधनों की बर्बादी, शिक्षकों की ड्यूटी और नीति निर्माण में रुकावट जैसे मुद्दों को रेखांकित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव ने इसे समय की मांग बताते हुए कहा कि इससे संसाधनों की बचत होगी। एडवोकेट फोरम के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस पर रिपोर्ट भी सौंपी है। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन पे अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट के रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस सब इसमें शामिल हुए और इस पे चर्चा हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए आवश्यक है, देश के विकास के लिए आवश्यक है और इससे आम जन को भी सुविधा होगी, हर तरह से लाभ। गरीब और मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार अब ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। इससे अलीगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी की सुविधा उनके निकट ही मिल सकेगी। वर्तमान में प्रदेश भर में 166 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, लेकिन अब प्रत्येक ब्लॉक में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। डीपीआरओ राशिद खान ने बताया कि ये योजना किसानों, गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से छात्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से छात्रों को बेहतर शिक्षा, तैयारी और अतः अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हाँ, ये शासन की बहुत अच्छी योजना है। इससे जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं और पिछड़े वर्ग के बच्चे आएंगे और साथ में जो होशियार बच्चे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, वो सब लोग इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो तैयारी करेंगे। प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं होती हैं जो नौकरी से संबंधित होती हैं, एक तरफ उनको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ेंगे और अपने घर का, परिवार का, अपने इलाके का, गाँव का सबका नाम रोशन करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पहले भी यहाँ पे PLC सेंटर बने हैं। PLC सेंटर जैसे हमारा बना है सिकंदरपुर माछुआ में बना है, धनसारी में बना है और कुछ ऐसा भी गांव पंचायत तलेसरा में है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम एस्टेब्लिश है
वहाँ बच्चे आते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं और काफ़ी सारे बच्चों का चयन भी हुआ इन जगह पे पढ़ते पढ़ते स्टडी, क्योंकि वहाँ पे रूम के अंदर लाइट है, पानी है, बिजली है, बैठने के लिए कुर्सी है, मेज है, इंटरनेट है, हर चीज़ की सुविधा है। बच्चे वहाँ पे तैयारी करते हैं। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय और आईआईटी बीएचयू के मटेरियल साइंस विभाग के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रभावी हेमोस्टैटिक पैच विकसित किया है। ये पैच स्त्री रोग संबंधी असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव और प्रारंभिक गर्भावस्था में होने वाले रक्तस्राव को नियंत्रित करने में कारगर है। डॉक्टर अनुराधा राय के अनुसार नैनो तकनीक से बने इस पैच में आयुर्वेदिक औषधि और पॉलीमर का उपयोग हुआ है। 27 मरीजों पर किए गए प्रशिक्षण में यह सुरक्षित और प्रभावी सिद्ध हुआ है। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर प्रलय मैती ने बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। सेना के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। डॉक्टर विनय सेन ने बताया कि इस खोज को पेटेंट मिल चुका है और ये जल्द बाजार में उपलब्ध होगा। हम लोग आयुर्वेद का एक हीमोस्टेटिक पैच डेवलप किए हैं, जिसमें एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को यूज किया गया और उसके साथ आयुर्वेदिक ड्रग मिक्स करके नैनो टेक्नोलॉजी से एक पैच बनाया जो काफ़ी लाइट वेट है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इसको मैं डॉक्टर अनुराधा राय ने इसको IMS BHU में इसको अप्लाई किए हैं और इनका काफ़ी सुफल मिला है पेशेंट्स के ऊपर। आईआईटी और बीएचयू ने अभी रिसेंटली एक पेटेंट लिया है और ये एक हीमोस्टेटिक पैच है जिसमें ब्लीडिंग को बंद करने के लिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पैच बनाया गया है। इसमें दो चीज़, एक तो पॉलीमर है जो होमोजेनस है और एक आयुर्वेदिक ड्रग है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया गया है और इसके जो मुख्य फायदे हैं वो गर्भवती महिलाओं में अगर कोई इनिशियली ब्लीडिंग होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। कोई भी अगर गर्भाशय से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और ब्लीडिंग को बंद भी करता है। भारत सरकार ने भी इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं और रिसर्च के लिए काफ़ी पैसे और फंड भी दिए जा रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि वही आयुर्वेद औषधि को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके कैसे हम जन सामान्य के लिए उपयोग में ला सकें और इसके फायदे में हमें बहुत काफ़ी अच्छा वो मिला। तो हमने अब इसको भारत सरकार के द्वारा हमें पेटेंट भी प्राप्त हुआ है और हम आगे इसको जन सामान्य के प्रयोग के लिए औषधि कंपनियों से बात कर रहे हैं और इसको उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ये मार्केट में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। रामपुर की डीएम कोर्ट ने उन पर स्टैंप चोरी के मामले में 3,71,08,78 रुपए का जुर्माना लगाया है। जानिए पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टैंप चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3,71,08,78 रुपए का जुर्माना लगा है। क्या है पूरा मामला वो भी समझिए। सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2022 में 26 बीघा जमीन खरीदी थी। उन पर 4 अलग अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टाम्प शुल्क पर चोरी का आरोप लगा था। साल 2023 में इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को जांच में स्टैंप चोरी की रिपोर्ट भेजी थी। रामपुर के डीएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था। साल 2023 से ही डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब इस पर फैसला आया है और आजम खान के बेटे पर जुर्माना लगाया गया है। चारों के मामले में एसडीएम सदर द्वारा पैनामाओं की जांच की गई थी। उस जांच में चारों में चोरी का क्लियर हुआ था कि चारों में स्टाम्प चोरी की गई है। एक में तो जो पहले हो गया था वो लगभग 9,22,000 के आसपास था और ये जो 3 बैनामा यहाँ बंजीर घाटनपुर में हुए हैं उसमें एक बैनामा 1,01,00,000 रुपए का लगभग जुर्माना है और 2 के 33,80,000 कुल मिला के चारों बैनामाओं में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3,71,00,000 के आसपास का स्टाम्प चोरी का जुर्माना हुआ है जो अब्दुल्ला आजम को जमा करना। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान करीब 1.5 साल बाद फरवरी 2025 में ही हरदोई जिला कारागार से रिहा हुए थे। पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए थे और सभी में उन्हें जमानत मिल गई थी।
लखनऊ के पीजीआई इलाके में बुधवार शाम यूपी एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। विकासनगर ज्वेलर्स लूटकांड के मुख्य आरोपी वैभव सिंह को एसटीएफ ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपी पीजीआई क्षेत्र में छुपा है। टीम ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी बाइक से भागने लगा और पीछा करने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर ज्वेलर्स के मुनीम से 7 लाख की लूट की थी। इससे पहले एसटीएफ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें प्रेम बहादुर सिंह, सुनेंद्र सिंह और गौरव मिश्रा शामिल हैं। फतेहपुर में केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किए जाने का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है। स्थानीय मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पहले 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया और अब वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मार्ग प्रशस्त किया है। हसन नामक वक्ता ने अधिनियम को गरीब मुस्लिमों के लिए हितकारी बताया और कहा कि इससे वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सकेंगे, जिससे वे जमीन मुस्लिम भाइयों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्वघोषित नेता मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर अधिनियम के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। लखनऊ में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज बारिश और आंधी ने राजधानी में गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह करीब 8 बजे आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमझम बारिश शुरू हो गई। तापमान अप्रैल में ही 44 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया। कई इलाकों में इतनी घना अंधेरा छा गया कि दिन में रात जैसा दृश्य बन गया। तेज बारिश और आंधी के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके घर और आपसे जुड़ी हर एक बात, रेसिपीज के नए तड़कों के साथ देते आपके किचन को नया स्वाद। यहाँ आपके हुनर से हम करवाते एक खास मिलन। लाइफ की मुश्किलों को आसान